तो हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 विंग्स, यानी कि भारतीय सरकार के 3 भाग जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके मैं आपको 50 से प्लस ज़्यादा एमसीक्यू बताऊंगा। यहाँ 100 लिख दिया हूँ, लेकिन 100 बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हम 50 प्लस एमसीक्यू करेंगे। देखिए, ये जो एमसीक्यू है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी बड़े गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो संविधान के जो 3 अंग हैं इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये क्यों है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के प्रमुख 3 अंग कौन से हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारा टाइटल भी है तो आप बता पाएंगे। तो देखिए, न्यायपालिका, मीडिया सेना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। तो जो भारतीय सरकार है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो 3 विंग्स हैं वो प्रमुख 3 अंग कौन कौन से हैं। तो ये है ऑप्शंस बी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए आप कि स्वतंत्रता 1947 के बाद जब संविधान लागू करने की बात आई तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, इस संविधान के 3 अंग होते हैं जिसका अपना अपना कार्य और अपनी अपनी शक्ति होती है। तो विधायिका जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और न्यायपालिका जिसे जुडिशरी बोला जाता है। वीडियो में आप समझेंगे कि जो विधायिका होता है उसका काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, और न्यायपालिका है कि उसका पूरा कंट्रोल करना कि अगर वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है तो वो सामने वाले को दंड देना, सजा देना। ठीक है, इसके बारे में आप जैसे वीडियो पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन नए नए आते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। जैसे कि विधायिका का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है ऑप्शन सी, कानूनों का निर्माण करना। जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। देखिए, जो विधायिका होती है लेजिस्लेचर, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो कानून बनाती है या देशवासियों के हित के लिए पुराने कानून बदलने या हटाने के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब देखिए, कार्यपालिका का मुख्य दायित्व क्या होता है। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य दायित्व क्या होता है। तो कार्यपालिका का मुख्य दायित्व होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किया था कि ये जो है, आप देखिए कि विधायिका का प्राथमिक कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण करना होता है, और कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम विधायिका द्वारा बनाए गए और पास किए गए कानून को पूरे समाज में लागू करना होता है। देखिए, न्यायपालिका की मुख्य भूमिका क्या है। नीतियों का मसौदा तैयार कराना, कानून को ठीक से पालन हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित करना, और उल्लंघन करने पर दंड देना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना या प्रधानमंत्री की नियुक्त करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन बी, कानून को ठीक से पालन हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित करना और उल्लंघन करने पर दंड देना। तो देखिए, अब हमारी बात हो गई है विधायिका की, न्यायपालिका और कार्यपालिका की। ठीक है, अब आप देखिए भारत में सरकारें कितने स्तर पर चुनी जाती है और विधायिका इन स्तरों पर कैसे विभाजित होती है। ये अब पॉइंट की बात है। एक स्तर पर केवल केंद्र सरकार, 2 स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 3 स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला सरकार, या 4 स्तर पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत सरकार। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है 2 स्तरों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, देखिए भारत में सरकारें 2 स्तर पर चुनी जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था को संसद बोलते हैं और राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था को विधानमंडल कहते हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि केंद्र में संसद बोला जाता है और राज्य में विधानमंडल बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि केंद्र स्तर पर कानून बनाने वाली संसद में कितने सदन होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। सही जवाब है तो बताइएगा कमेंट में। तो इसका सही जवाब है 2। देखिए, केंद्र स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उसे संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। इस संसद में कानून बनाने के लिए 2 सदन होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा और राज्यसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो राज्यसभा को हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स बोलते हैं।
लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स, या लोकसभा को अपर हाउस और राज्यसभा को लोअर हाउस, या दोनों में सीधे संसद के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत में राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल में कौन से सदन होते हैं? केवल विधानसभा होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है, केवल विधान परिषद होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो देखिए ये भारत में राज्य स्तर पर कानून के लिए बात हो रही है, ठीक है, केंद्र स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर कानून बनाने के लिए क्या होते हैं? तो देखिए इसका भी जवाब है ऑप्शन बी, विधानसभा और विधान परिषद। अब खास बात यह है कि जो विधान सभा है ये सभी राज्यों के लिए होती है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल कुछ कुछ राज्यों में ही अभी मौजूद है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा जरूर। तो देखिए विधानमंडल में कानून बनाने के लिए एक सदन होते हैं, जिसमें से मुख्य होता है विधानसभा जो कि सभी राज्यों में होता है, और दूसरा होता है विधान परिषद, ये कुछ कुछ राज्यों में। उन राज्यों का नाम भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे चल के। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आपकी तैयारी कमज़ोर है। तो इसका जवाब है 6। अब वो 6 कौन कौन से राज्य हैं आप चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए फिलहाल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास अपनी विधान परिषद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? ये सेंट्रल की बात हो रही है, ठीक है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कैबिनेट मंत्री। तो देखिए जो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं उन्हें बोला जाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्र में कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, जो सर्वोपरि होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। देखिए अब आप ये बात समझ लीजिए कि केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं वो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य मंत्री या उप मंत्री? दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए इसका जवाब अगर आपको पता है तो देखिए जैसे कि केंद्र स्तर पर होते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही जो राज्य स्तर पर होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। तो जिस तरीके से हमने बताया कि केंद्र पे सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ मिलती हैं, है ना, जिनका प्रमुख तो भले राष्ट्रपति होते हैं लेकिन शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री के पास, वैसे राज्य स्तर पर जो मुख्य कर्ता धर्ता होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है भारत की न्यायपालिका कितने स्तरों में विभाजित है? ये न्यायपालिका की बात हो रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है कि भाई साहब ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, तो आप मेरा एक डिटेल वीडियो देखोगे जिसमें मैंने माइंड मैप के थ्रू पूरा कंप्लीट बताया है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 अंग है, 3 विंग्स हैं, वो कहाँ से क्या हैं, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये सारी वीडियो आपको बहुत ईजी वे में पड़ेगी। तो देखिए भारत की न्यायपालिका कितने स्तर पर विभाजित है? ये है 3 स्तर पर विभाजित है। और कौन कौन सी 3 है आप देखिए, भारत की न्यायपालिका 3 स्तर में विभाजित है। एक है सर्वोच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है उच्च न्यायालय जिसे बोला जाता है हाई कोर्ट, और तीसरा होता है हमारा जिला न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। और ये याद रखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आते हैं, और मोस्टली जो केस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही उनका जजमेंट होके उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। अब देखिए भारत की न्यायपालिका के सर्वोपरि प्रमुख कौन होता है? भारत की न्यायपालिका के सर्वोपरि कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है न्यायपालिका में, सर्वोपरि है। ठीक है, ये देखिए वह सुप्रीम कोर्ट कहलाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विधायिका और न्यायपालिका के बीच किसी कानून को लेकर मतभेद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या फिर ये संसद में जाता है? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका के जो मुख्य होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, तो इसका जो निपटारा करेंगे वो भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे।
ठीक है। यदि विधायिका के बीच कानून में मतभेद तो उसका निपटारा राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो देखिए संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाने के अलावा क्या है? केवल बजट पेश करना है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है, न्यायिक समीक्षा करना है या राष्ट्रपति की नियुक्ति करना है। ये प्रमुख कार्य बोला है। तो प्रमुख कार्य ये होता है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना होता है और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र है और वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, इस पर आप गौर फरमाइएगा। तो अब देखिए वित्तीय मामलों में संसद सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है? सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब मांगकर करती है, या सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से मना कर देती है, या नया कर प्रस्ताव पारित करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो है ये सब काम संसद सरकार पर नियंत्रण करती है। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिए, स्पष्टीकरण। लोकतंत्र में संसद कराधान और सरकार द्वारा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। भारत सरकार को कोई नया कर प्रस्ताव लाने के लिए संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण भी मांगती है और वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी और लोक लेखा समिति यानी पीएससी की रिपोर्ट के आधार पर धन का दुरुपयोग की जांच करती है और इसी जांच के अकॉर्डिंग फिर बाद में हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितना करप्शन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद को देश के वाद विवाद का सर्वोच्च मंच क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ केवल कानून बनते हैं, या सदस्यों किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है, या ये केवल सरकार की नीतियों पर चर्चा होती है, और क्योंकि यह सबसे बड़ा भवन है। देखिए इसका जवाब है क्योंकि यहाँ सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। और ये याद रखिए कि इसके विचार विमर्श करने की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता होती है, जिससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाली किसी भी मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा सदन धन विधेयक प्रस्तुत और अस्वीकृत कर सकता है? या राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन को संभाल सकती है, या ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा? तो देखिए केवल लोकसभा को ये अधिकार है और लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, अस्वीकृत नहीं कर सकती, प्रस्तुत कर सकती हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के, या सर्वोच्च न्यायालय के? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अपना मंत्रिमंडल होता है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? वो होता है लोकसभा के। देखिए मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसलिए राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाता है? राज्यसभा का निर्णय अंतिम होता है या लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होता है या राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से होता है? तो इसका जवाब ये है कि संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके माध्यम से इनका जो मतभेद होता है वो सुलझाया जाता है। देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है? बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसको आप ये याद रखना कि इसको आप चाहो तो VIP डाल सकते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत से एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है? तो इसके लिए आपको जो है संशोधन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये तुक्का मारने से काम नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब है वो है 52वां संशोधन। तो देखिए दल बदल को रोकने के लिए 1985 में संशोधन का 52वां संशोधन किया गया था जिसे दल बदल निरोधक कानून
कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि दल बदल का अर्थ क्या होता है। आपने ये तो जान लिया कि संविधान का 52वां संशोधन जब हुआ था तब दल बदल निरोधक कानून लाया गया था, लेकिन दल बदल का अर्थ होता क्या है? क्या इसका अर्थ होता है यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, या दल के निर्देश में विपरीत सदन में मतदान करे, या स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्याग पत्र दे, या उपरोक्त सभी। तो ये जो हैं, ये सारे प्रस्ताव जो हैं वो सब में जब इम्प्लीमेंट होता है ना, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो बेसिकली इसका जवाब है उपरोक्त में सभी। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, दल या निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे, तो उसे दल बदल कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में कहावत भी ना, दल बदलू या दल बदल, वही है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? क्या प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, सदन का अध्यक्ष लेता है, या सर्वोच्च न्यायालय लेता है? तो इसका जो निर्णय रहता है वो सदन का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चलो, कुछ तो अच्छा होता है। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एंड बैलेंस कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं, न्यायिक सक्रिय कहते हैं, या संघीय ढांचा कहते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब है शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 3 अलग अलग शाखाओं यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के संदर्भित करना है। संविधान दिवस के अवसर पर भारत में शक्ति का पृथक्करण एक प्रमुख प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार की दक्षता को बढ़ाना है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है, या सभी शाखाओं को समान शक्तियां देना है, या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाना है? तो देखिए इसका जो मेन पर्पस है वो है सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, क्योंकि अगर ये शक्ति को डिवाइड नहीं करेंगे और जिसकी सत्ता है उसी के हाथ में ये सारे कानून को डाल देंगे, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र जो हमारा देश है उसका क्या हाल होगा। तो देखिए शक्ति पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच अधिकार वितरित करके सत्तावादी शासन या सत्ता के दुरुपयोग का खतरा कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, चेक एंड बैलेंस प्रणाली का अर्थ क्या होता है? देखिए चेक एंड बैलेंस प्रणाली का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक शाखा को दूसरे पर निगरानी रखने की अनुमति मिलती है। मतलब कि सरकार के जो 3 अंग हैं वो एक दूसरे पर निगरानी रख सकते हैं। तो देखिए चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित करने से प्रत्येक शाखा को दूसरे पर निगरानी रखने की अनुमति मिलती है, जिससे किसी भी अंग को उसके संवैधानिक अधिदेश से परे कार्य करने से रोका जा सकता है। जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, ठीक है, आपको पता होगा, तो जो टैरिफ लगाए थे वो IEPA एक्ट के थ्रू लगाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा इलीगल था। तो यही चेक एंड बैलेंस होता है जो उन्होंने कोर्ट पे फैसला किया। देखिए अनुच्छेद 50 किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसके लिए भी आपको सारे अनुच्छेद पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ तुक्का लगाएंगे। तो डिटेल में हम अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, सबके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण होता है वो होता है अनुच्छेद 50 पे। ठीक है, अनुच्छेद 50 स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का आदेश देता है, जिससे न्याय का निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित होता है। अब देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता? ठीक है, नहीं तो भैया संविधान में तो पूरे बदलाव ये चाहे जो भी गवर्नमेंट वो कभी भी कर सकती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो मामला था इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता, जिससे कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियों पर जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था उस टाइम पे। ठीक है,
कौन से अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246 जो है ये इसका सही जवाब है। यही अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची क्या परिभाषित करती है? मौलिक अधिकार करती है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत करती है, संघ और राज्य विधानमंडल में कानून बनाने के विषय में है या आपातकाल के प्रभाव में है? तो संघ और राज्य विधानमंडल में कानून बनाने का विषय जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 31 है कि न्यायपालिका द्वारा कानूनों की व्याख्या करके, विवादों को सुलझाकर और मौलिक अधिकारों की रक्षा करके संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित करने की शक्ति को क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि लोग इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या करके, विवादों को सुलझाकर और मौलिक अधिकारों की रक्षा करके संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए ये न्यायपालिका की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे आप न्यायिक सक्रियता भी नहीं कह सकते, संयम भी नहीं कह सकते और प्रभुत्व भी नहीं कह सकते। ये होती है एक प्रकार की समीक्षा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, न्यायिक समीक्षा, है ना। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करके, विवादों को सुलझाकर और मौलिक अधिकारों की रक्षा करके संविधान को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में स्थापित कर सकती है। और न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने की अनुमति देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके आधार पर की जाती है? ये प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, संसद की सिफारिश से होती है, या कॉलेजियम व्यवस्था से सिफारिश से होती है, कानून मंत्रालय की सिफारिश से होती है? तो जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसकी सिफारिश से होती है। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किन अनुच्छेदों द्वारा सुरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से लेके 147 जो है, इन अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जो कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है, महाभियोग के लिए विशेष प्रक्रियाओं को छोड़कर न्यायाधीशों को संसद में अपना आचरण पर चर्चा करने से रोकता है ये अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 34 है, विधानमंडल न्यायपालिका के साथ किस प्रकार अतिव्यापी शक्तियां रखते हैं? क्या ये न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटा देते हैं, या न्यायिक निर्णय को रद्द करते हैं, या न्यायपालिका के बजट को नियंत्रण करते हैं? तो ये क्या करते हैं कि जो महाभियोग है उसको लगाकर इन्हें हटवाते हैं विधानमंडल में, समझ गए। और जो कि अनुच्छेद 124/4 और 217/1 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब आप समझो कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इतने राइट्स होते हैं कि कोई ना कोई अनुच्छेद से वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कार्यपालिका विधानमंडल के साथ किस प्रकार के अतिव्यापी शक्तियां रखते हैं? अभी बात हुई थी हमारी इकाई की विधानमंडल की, और अभी बात हो रही है कार्यपालिका विधानमंडल के साथ। अब जे इनने विधानमंडल ने न्यायपालिका के साथ किया, तो अब कार्यपालिका विधानमंडल के साथ क्या कर सकती है? तो ये क्या कर सकती है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित मंत्रालय के प्रमुख विधानमंडल के ये सदस्य होते हैं, तो ये इनकी शक्तियां ये रखते हैं। अब देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ किस प्रकार से अतिव्यापी शक्ति रखते हैं? ये कार्यपालिका विधानमंडल के साथ कौन से रखते थे? अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ कौन सी शक्तियां रखते हैं? तो ये जो शक्तियां रखते हैं वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 है इसका सही जवाब। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिससे उन्हें कानून की शक्तियां मिल जाती है और कार्यपालिका को आपातकालीन स्थितियों में विधायिका को दरकिनार करके अनुमति मिल सकती है। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ क्या होता है? प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ क्या है? देखिए
इसका जवाब है कार्यपालिका द्वारा विधायी कार्यों का प्रयोग, जहां विधायिका विशिष्ट मुद्दों पर कानून बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करती हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी करता है? तो वो है अनुच्छेद 142, ठीक है। इसके लिए ये कुछ भी कार्यकारी कार्यों के संचालन की अनुमति मिलती है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका को किस कार्य की जांच करने की अनुमति देती है? केवल कार्यपालिका के कार्य के लिए, केवल विधायिका के कार्य के लिए, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए, ये केवल संवैधानिक के लिए? तो इसका सही जवाब है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्य, ठीक है। न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे की अपरिवर्तनीय कैसे सुनिश्चित करती है? क्या न्यायिक सक्रिय के सक्षम से करती है, या केशवानंद भारती मामले में जो स्थापित सिद्धांत थे उसके माध्यम से करती है, या राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है, या संसद के निर्णयों को स्वीकार करके करती है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि केशवानंद भारती मामले में स्थापित सिद्धांतों के माध्यम से ये करती हैं। अब देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? कि कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, या नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक कुशल है, या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रहता है, या सरकार का मुखिया चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता? तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। देखिए, जुडिकल डेस्पोटिज्म जिसे बोला जाता है न्यायिक निरंकुशता, इसका क्या तात्पर्य होता है? जब न्यायपालिका संविधान सीमाओं के भीतर रहकर न्याय करती है, जब न्यायपालिका अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करके अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, या जब न्यायपालिका अपनी भूमिका को सीमित रखती है, या फिर जब न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। तो देखिए, जब न्यायपालिका अत्यधिक एवं अनियंत्रित, जब न्यायपालिका अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करती है जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है, उसे ही बोला जाता है जुडिशियल डेपोटिज्म, यानी कि न्यायिक निरंकुशता। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता की बात हो रही है, यानी कि जुडिकल एक्टिविज्म एक का उदाहरण है मौजूदा सार्वजनिक नीतियों को बरकरार रखना, न्यायाधीशों को अपनी शक्ति का प्रयोग से सीमित करने का प्रोत्साहन करना, विशाखा दिशा निर्देश यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जारी करना, या किसी भी विधि का अभाव होने पर अनुच्छेद 142 का प्रयोग करना। तो ये है विशाखा दिशा निर्देश, यानी कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो जारी किया गया है वो है न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक संयम, इसका प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? तो इसका प्रमुख सिद्धांत होता है दोस्तों, न्यायाधीशों को अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित करना चाहिए और नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अब देखिए, न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है? तो जो न्याय है, तो जो न्यायिक समीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो दृष्टिकोण है वो होता है कि इसे संविधान का मूल ढांचा माना जाना चाहिए। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना जो संवैधानिक संशोधन से भी स्वतंत्र है। बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन बराबर आपको नंबर देने वाला है कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? सरकार के मुखिया, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष और राष्ट्र के प्रमुख, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सेनानायक, और या बी और सी? तो बी और सी दोनों, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? अब सभी लोग जवाब देंगे 5 वर्ष का, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 5 वर्ष यहाँ पर, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो अब बहुत से लोग 18 सोच रहे होंगे, तो 18 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बोलोगे 25, है ना। तो ये याद रखना कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वो होती 35 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? संसद को होता है, चुनाव आयोग को होता है, उच्चतम न्यायालय का होता है, या फिर प्रधानमंत्री का होता है? तो ये याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ये वाला चुनाव नहीं कराता, इसलिए इसका
जो उच्चतम न्यायालय है उनको अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन जवाब है अनुच्छेद 61। देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव को कितने सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, सदन के 1/4 सदस्यों का ये मिलना चाहिए वोट। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जैसे दंड का उन्मूलन, क्षमा, आरण, परिहरण, परिवर्तन? अब देखिए, जब कोई व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा मिल जाती है, वो हाई कोर्ट पे अपील करता है, वहाँ से भी सज़ा मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पे करता है, और जो कि क्षमा होती है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, है ना, वो मृत्युदंड को भी क्षमा दे सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। ओके, तो 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना, उदाहरणार्थ सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना, राष्ट्रपति की किस न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि वो क्षमा कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्षमा नहीं कर रहे हैं, वो सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल दे रहे हैं। तो ये जो न्याय शक्ति होती है उसे बोला जाता है लघुकरण बोला जाता है। ठीक है, लघुकरण का अर्थ होता है दंड की प्रक्रिया कठोर से हटाकर उसको नम्र कर देना, जैसे सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। तो देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके बाद हम ये वीडियो को बंद करेंगे कि दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली सकती, ये राष्ट्रपति की किस न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है परिहार के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होते हैं समाप्त। और ये जो था हमारा जो आज का पूरा जो पॉइंट था वो था 3 विंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के। अगर ये आपको क्लियर है तो आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो ऐसी अदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एवं अपना मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए।